हेलो दोस्तों, योर आईटी हब में आपका स्वागत है। पुनः स्वागत है। साधुवाद। आज हम कंप्यूटर के कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। भले ही वो आरएससीआईटी का एग्ज़ाम हो, भले ही वो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, भले ही वो दिल्ली पुलिस का हो, बैंकिंग का हो, पटवार का हो, या फिर कंप्यूटर अनुदेशक की निकलने वाली राजस्थान भर्ती के लिए हो। हम इसमें गहराई से अध्ययन करेंगे दोस्तों, लेकिन आप तभी समझ पाएंगे जब इस वीडियो को अंत तक सुने। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, जैसा कि आप व्यू में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा एक राजस्थान की गवर्नमेंट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट 1956 के तहत ये यूनिवर्सिटी आती है दोस्तों। इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट अध्याय बता रखा है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट अध्याय में आपके सामने कंप्यूटर से परिचय बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हर कंपटीशन में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल आरएससीआईटी में ही बनते हैं। फर्स्ट अध्याय में यूनिट फर्स्ट बता रखा है, इसमें कंप्यूटर से परिचय है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की यहाँ डिटेल में दोस्तों कंप्यूटर का यहाँ डायग्राम भी बताया गया है। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशंस भी यहाँ पे दोस्तों दर्शाया गया है अभी। और हम इसके बारे में दोस्तों अपने टॉपिक्स के हिसाब से हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सो आप बने रहें। दोस्तों देखिए, हम सर्वप्रथम लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन दोस्तों, परिचय लेते हैं दोस्तों। इसमें कंप्यूटर की हम परिचय से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व चीन देश में एक अबेकस उपकरण का आविष्कार किया गया था, जिसको आज भी आधुनिक देशों में बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी आधुनिक देशों में बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे लेकर के और आज की माइक्रो प्रोसेस चिप तक का इतिहास दोस्तों कंप्यूटर का इतिहास माना जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार दोस्तों चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। सन 1771 ईस्वी से लेकर के और सन 1791 ईस्वी से लेकर के और 1871 ईस्वी तक करीबन 79 ईयर्स के कार्यकाल में चार्ल्स बेबेज ने दुनिया को एक बेहतरीन तोहफा दिया डिफरेंशियल इंजन का। उनका जन्म 26 दिसंबर 1791 ईस्वी को और वो दुनिया छोड़कर 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी को चले गए दोस्तों। लेकिन वो दुनिया को एक ऐसी सौगात दे गए कि जिससे की बदौलत आज हम सब इस आईटी से जुड़े हुए हैं, इस कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। आज हम एक बंद कमरे में भी, आकाश में भी, आंधी में भी, तूफानों में भी, कहीं पर भी हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देशों में सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर्स के ऊपर रडार्स लगे हुए हैं दोस्तों। ये भी सभी देन दोस्तों इस कंप्यूटर से ही संभव हो पा रहा है। अगर मौसम विभाग की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटर से हो पा रहा है दोस्तों। बारीकी से बारीकी अगर हम विज्ञान की हम बात करें दोस्तों, साइंस की बात करें, तो जितने भी परीक्षण हो रहे हैं दोस्तों वो भी संभव कंप्यूटर के माध्यम से ही हो पा रहे हैं। आज जितने भी डाटा, आज बड़ी बड़ी मशीनरीज या फिर मेडिकल लाइन्स या अन्य संसाधन जो चल रहे हैं दोस्तों, वो सारे के सारे कंप्यूटर पे ही टिके हुए हैं।
और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में डिफरेंशियल इंजन नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया। आपके दिमाग में क्वेश्चन दोस्तों आ रहा होगा कि डिफरेंशियल इंजन नामक जो कंप्यूटर बनाया दोस्तों, उस टाइम क्या था, लाइट का अभाव था, विद्युत के अभाव के कारण उन्होंने डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया। दोस्तों मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, डिफरेंशियल इंजन। आप चाहें तो जो जैसा जैसा मैंने ये टॉपिक बनाया मैं इसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पे चार्ल्स डिफरेंशियल इंजन, क्योंकि वहाँ लाइट का अभाव था। और दोस्तों मैं अगर लाइट की बात करूँ तो जो विद्युतीय कंप्यूटर जो मार्केट में आए थे वह 1943 ईस्वी से 1946 ईस्वी के मध्य आए थे दोस्तों। 1943 ईस्वी से 1946 ईस्वी के मध्य आए थे। काफ़ी बार बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा भी गया है, हर कंपटीशन पूछ भी लिया जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर मार्केट में कब आए। तो आधुनिक का मतलब होता है दोस्तों जो आज जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो विद्युत से चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से चल रहे हैं, विद्युत से चल रहे हैं दोस्तों। तो विद्युतीय कंप्यूटर 1943 से 46 ईस्वी का मध्य जो भी सन आए आप उसको टिक मार करें, ऐसा आप लोग ध्यान रखें। इस प्रकार से आप लोग अध्ययन करें, पढ़ाई करें। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं तथा सुपर कंप्यूटर को महासंगणक के नाम से जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो दोस्तों ईडीपी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर एक इनपुट व आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आंसर आएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत सारी होती है, इनपुट एंड आउटपुट देने वाले उपकरण भी बहुत सारे होते हैं दोस्तों, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युतीय होने के साथ साथ आंकड़ों को प्रोसेस करने का कार्य करती है, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन को ट्रू माना गया है दोस्तों। अर्थात कंप्यूटर एक इस प्रकार की मशीन होती है जो यूजर के द्वारा दिए गए आंकड़ों को संचित संसाधित कर पुनः प्राप्त कर सके, उससे हम कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों यहाँ यूजर से तात्पर्य है कंप्यूटर पे कार्य करने वाले व्यक्ति को, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को हम यहाँ पे यूजर की श्रेणी में रख रहे हैं, यानी ऑपरेटर की श्रेणी में रख रहे हैं। वह उससे ऑपरेट कर रहा है, उससे यूज कर रहा है, उससे चला रहा है। अर्थात कंप्यूटर एक इस प्रकार की मशीन होती है जो यूजर के दिए गए आंकड़ों के आधार पे डाटाओं को प्रोसेस कर हमारे सामने 100% शुद्ध, सरल, सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम दे, उससे दोस्तों हम कंप्यूटर कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। सर्वप्रथम हमारे देश में जो कंप्यूटर आया दोस्तों, ये ध्यान रखना, आईए में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 2013 के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड देश से भारतवर्ष में यानी इंडिया में नवंबर 1955 ईस्वी में कंप्यूटर लाया गया, उससे कोलकाता शहर में लाया गया। हमारे भारत देश में जो सर्वप्रथम कंप्यूटर लाया गया उससे कहाँ रखा गया? तो दोस्तों बोलेंगे कोलकाता शहर में रखा गया। कब लाया गया? 1956 भी आ सकता है क्योंकि नवंबर लास्ट है दोस्तों, ऑप्शन में आप लोग देख लेना, नवंबर 1900 अगर फिक्स ही पूछता है तो नवंबर 1955 ईस्वी में लाया गया। जो कंप्यूटर लाया गया वो कहाँ से लाया गया? इंग्लैंड देश से लाया गया दोस्तों। और कितनी लागत में लाया गया था दोस्तों? 10 लाख रुपए की लागत में इसको लाया गया था दोस्तों। वहाँ से 10 लाख रुपए लगे थे दोस्तों इसके लाने के लिए। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों HEC-2M मॉडल। क्या नाम था दोस्तों? HEC-2M मॉडल। दोस्तों इससे UGC नेट कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत में जो सर्वप्रथम कंप्यूटर लाया गया उसका क्या नाम था? तो दोस्तों HEC-2M था। तो H का मतलब होता है दोस्तों होलेरिथ, E का मतलब इलेक्ट्रिकली कंप्यूटर मॉडल नंबर 2, होलेरिथ इलेक्ट्रिकली कंप्यूटर मॉडल नंबर 2 है दोस्तों, ये को लाया गया था। अब बात आती है कि ये तो
बाहर से लाया गया, विदेश से लाया गया, लेकिन हमारे देश में जो निर्मित कंप्यूटर यानी भारत देश का जो निर्मित कंप्यूटर है दोस्तों, देखिए भारत देश का प्रथम निर्मित कंप्यूटर है वह सिद्धार्थ है दोस्तों। कौन सा है? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ है कंप्यूटर दोस्तों। सिद्धार्थ कंप्यूटर 1986 ईस्वी में यानी 16 अगस्त 1986 ईस्वी के अंतर्गत सिद्धार्थ कंप्यूटर को डेवलप किया गया दोस्तों। और किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों डेवलप किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। और इसको सर्वप्रथम बेंगलोर के डाकघर में यूज लिया गया था। पूछा जाएगा कि जो सर्वप्रथम जो आपने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम सिद्धार्थ था, और वो कहाँ पे? बेंगलोर के अंतर्गत डाकघर में इसको सर्वप्रथम यूज में लिया गया था। यह आप ध्यान रखें दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चंस, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस आए, आपको कोई घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार से आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, इस प्रकार से आपके सामने हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसको। इसके साथ दोस्तों कुछ एक यहाँ पे बारीक बारीक नए स्टूडेंटों के सामने समस्या होती है कि ये डाटा क्या भला होता है दोस्तों। देखो, ये डाटा के बारे में ये चर्चा कर दी गई है यहाँ पे। एक कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल कॉल्ड हर डाटा। दोस्तों, कच्चे माल के समूह को यहाँ डाटा कहा गया है। कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल होता है दोस्तों, उसको क्या कहा गया है? यहाँ पे डेटा कहा गया है। व्यवस्थित या अव्यवस्थित रूप से किसी भी रूप में जो लिखे हुए जो होते हैं उसे क्या बोला गया है? डेटा बोला गया है। रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको क्या बोला गया है? जो भी लिखित में जो चीज़ें होती हैं, व्यवस्थित अव्यवस्थित, सब क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। प्रोग्राम क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत लिखे गए ऐसे प्रोग्राम, उद्देश्य प्राप्ति के लिए लिखे गए प्रोग्रामों का निर्देश, लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज का निर्देश प्रोग्राम कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात आती है कि बूटिंग क्या होती है। प्रोग्राम को एक बार और देख लीजिए। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत यूजर यानी कि अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज के निर्देशों का समूह है प्रोग्राम कहलाता है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों बूटिंग की। बूटिंग क्या होती है? देखना, बूटिंग होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं दोस्तों। कई बार पूछा भी गया है कि बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कौन सी होती है दोस्तों? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कंप्यूटर अपने आप ही अगर स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, तो कोल्ड बूटिंग में आता है। अगर हम कंप्यूटर की कोई भी एंटर वगैरह की प्रेस करके उससे दोस्तों फास्ट गति से प्रोसेस कराना चाहते हैं यूजर मैनुअल करके, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों वार्म बूटिंग। स्टोरेज दोस्तों, स्टोरेज यहाँ पे मैं बात करूँ, स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण क्षमता से, और प्रोसेसिंग का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे, प्रोसेसिंग होता है कार्य की गति से। यानी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो प्रोसेसर जो बोला गया। आज आप मोबाइल के प्रोसेसर की बात कर रहे हैं दोस्तों, मोबाइल का प्रोसेसर ड्रैगन का आ रहा है, एंड्रॉयड अलग अलग। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? भंडारण से मतलब होता है दोस्तों। भंडारण का मतलब होता है जिस प्रकार से सीडी के ऊपर लिखा रहता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है कि नहीं है? तो दोस्तों वो जो स्टोरेज, अलग अलग स्टोरेज होती हैं। आजकल तो हार्ड डिस्क भी होती है, एक एसएसडी और चल गई है जिसमें हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, और काफ़ी उसकी स्पीड हार्ड डिस्क की तुलना में अगर हम एसएसडी किसी सिस्टम में या लैपटॉप में लगा देते हैं तो 4 से 6 गुना उसकी स्पीड उसकी बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसी प्रकार से स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जो जीबी में, एमबी में, केबी में, टीबी में जो क्षमताएं जो होती हैं दोस्तों, उसको हम स्टोरेज कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। और जो एमएसजेड में होती है, मेगा हर्ट्ज के अंतर्गत, या फ्लॉप की स्पीड से जो काम करती हैं, या फिर दोस्तों इसको कंप्यूटर की स्पीड बोला गया है कि मेटा फ्लॉप भी बोला गया है, इनको मेटा फ्लॉप है, फ्लॉप है, तो इस प्रकार एमएसजेड है। तो इनकी जो स्पीड होती है दोस्तों, इस प्रकार से इनको प्रोसेसिंग बोला गया है, कार्य की गति बोली गई है, यानी कि प्रोसेसिंग कितनी समय में इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पे हमने कर रखा है हार्डवेयर एंड
सॉफ्टवेयर की बात आती है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। इसी के ऊपर पूरा अपना पैटर्न टिका हुआ है। आज तक हम जो भी अध्ययन करेंगे, आगे भी हम जो भी अध्ययन करेंगे, वो सारा का सारा दोस्तों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर टिका हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज एस योर IT हब के नाम से दोस्तों मैं आपको उस चैनल में बता देना चाहता हूं कि हार्डवेयर का मतलब होता है कठोर या कठिन, अर्थात फिजिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के शारीरिक भागों को दोस्तों हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के शारीरिक भागों को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। दोस्तों हम आपको कुछ एक क्लास से हमने बोर्ड के माध्यम से भी आपके सामने डाल रखी है। दिन में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है यहाँ, और तो जैसे ही अपनी जो क्लासें होंगी तो कुछ एक क्लास से बोर्ड के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये दोस्तों अभी नाइट के अभी अभी लगभग 3 बज रहे हैं, तो अभी ये कंटिन्यू आपकी जो क्लास है आपके लिए है ये। मैं अधिक से अधिक एक शांत वातावरण में बैठ करके घर पे और एक अच्छे से पेज लिया है जिससे कि आपको इसका अधिक से अधिक नॉलेज मिल पाए। तो हार्डवेयर होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों महसूस कर सकते हैं, वह हार्डवेयर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के ऊपर चल सकता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, बट छुआ नहीं जा सकता, उसको टच नहीं कर सकते, टच नहीं किया जा सकता, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब यहाँ पे चाहे वो कोई भी सिलेबस हो, किसी भी प्रकार का सिलेबस हो, सभी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हम जो भी पढ़ेंगे या तो हम हार्डवेयर पढ़ेंगे या फिर हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हार्डवेयर के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ डायग्राम में दर्शाया गया है हमारे RSCIT की बुक में, जो VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा जो बताई गई है। बहुत ही अच्छे से इसमें ब्लॉक में मैंने आपको बता दिया है कि एक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है दोस्तों। यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे मॉडेम के बारे में बताया गया है। मॉडेम दोस्तों क्या होता है कि एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करना मॉड्यूलेशन कहलाता है, तथा डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में परिवर्तित करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। और दोस्तों मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रियाओं को संपन्न कराने वाले उपकरण का नाम दोस्तों मॉडेम होता है। ये दोस्तों रहा माउस का आविष्कार 1970 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, ठीक है कि नहीं है? और डगलस एंजलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था दोस्तों। इसके अग्रभाग में 2 पुश बटन होते हैं और एक बीच के अंतर्गत जो बटन होता है दोस्तों उसको स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं। आजकल माउस ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं दोस्तों, पहले नॉर्मल माउस हुआ करते थे, इसको मशीनोटोस के नाम से भी जानते थे। अब बात आ रही है दोस्तों कीबोर्ड की। कीबोर्ड का आविष्कार दोस्तों क्रिस्टोफर लोथम सॉलेज द्वारा किया गया था। ये 1875 में इसका कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था दोस्तों। इस प्रकार से इसमें प्रिंटर है, फ्लॉपी डिस्क है, डिस्क ड्राइव है, मॉनिटर है, मेमोरी है, स्पीकर है, यानी जितने भी डिवाइस हैं दोस्तों ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंट हैं दोस्तों। एक दूसरे के ऊपर आश्रित और निर्भर होकर के ये काम कर रहा है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों सिस्टम, यानी पर्सनल कंप्यूटर, यानी खुद का कंप्यूटर है दोस्तों। ये PC बोला गया है पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों। अगर हम बात करें तो पहले PC 80 चलता था, PC 80 286 चलता था, PC 80 386 चलता था, PC 80 486 चलता था, PC XT 286 यानी एक्सटेंड टेक्नोलॉजी, और PC XT 386, PC XT 486, ये दोस्तों इसके संस्करण थे। इसके क्या थे? वर्जन्स थे इन कंप्यूटरों के। तो उसके पश्चात दोस्तों P1 आया, P2 आया, P3 आया, सेलरॉन आया, P4 आया, ड्यूल कोर आया, कोर टू आया, कोर i3 आया, कोर i5 आया, कोर i7 आया। तो दोस्तों इस प्रकार से कोर i7 है आज लेटेस्ट कंप्यूटर का प्रोसेसर, और उसमें भी अलग अलग जनरेशन्स हैं, जैसे 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन है, 7th है, 9th है, 10th है, 11th है। इस प्रकार से दोस्तों आजकल जो चल रहा है कोर i7 11th जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर है। आज की क्लास के आधार पे यही है दोस्तों। आगे की क्लास के लिए आप लोग अपडेट रहें, ये नहीं है कि भाई आज बता दिया है तो वो ही रहेगा दोस्तों। जैसे जैसे अभी आगे विकास होता जा रहा है, पहले हार्ड डिस्क की चलती थी, आजकल SSD और चलने लगी है दोस्तों। तो इस प्रकार से उसी का रूप है, लेकिन लेटेस्ट चीज़ें दोस्तों मार्केट में आ रही हैं।
तो यहाँ पे ये सारा का सारा दोस्तों हार्डवेयर है, इसकी हमारे को चर्चा करने की ज़रूरत है। अब इसमें दोस्तों प्रश्न कैसे भी पूछा गया है, अगर मैं RSCET की बात करूँ तो पिछली बार इसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपकरण है जो हार्डवेयर को इंडिकेट नहीं करता है। यानी कि मॉनिटर भी हार्डवेयर को इंडिकेट कर रहा है, फ्लॉपी डिस्क भी हार्डवेयर को इंडिकेट कर रही है, लेजर प्रिंटर भी हार्डवेयर को इंडिकेट कर रहा है, और प्रिंटर ड्राइव। लेकिन प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर है, लेकिन ड्राइव उसका जो उसको चलाता है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। उसके ड्राइव्स जो होते हैं, इतना घुमा के प्रश्न को दिया है कि प्रिंटर ड्राइव्स, यानी कि लोगों को ये लगे कि ये हार्डवेयर ही है। तो ऐसा क्या है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करता है या कौन सा हार्डवेयर को इंडिकेट करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोस्तों दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आश्रित और निर्भर हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के अभाव में एक अधूरा है। हार्डवेयर नहीं है तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का कोई महत्व नहीं है, और दोस्तों सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से दोनों का होना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार से एक हम हार्डवेयर एक पुल का काम करता है तो सॉफ्टवेयर उसके चलने का काम करता है दोस्तों। ऐसा आप एक नॉर्मल उदाहरण की स्थूल रूप से आप लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर फिजिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर को दोस्तों यहाँ 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों सॉफ्टवेयर को। एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर बताए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, इसके ऊपर बिल्कुल फोकस डालें दोस्तों। जब आपकी बात बनेगी, थोड़ी सी लंबी क्लास चल सकती है बट आपको आनंद आ जाएगा। क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दोस्तों, इससे बाहर रहेगा ही क्या। प्रश्न आप लोग पढ़ते हो तो वो रटा जाता है, लेकिन एक को आपको पूरी स्टोरी रूप में आपको बताया जा रहा है। किसी भी जंप में प्रश्न दिया जा सकता है दोस्तों, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन दोस्तों सॉफ्टवेयर जो बताए गए हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसके हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे जितने भी कंप्यूटर के ऊपर जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं दोस्तों, भले ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई भी किसी प्रकार का प्रोग्राम हो, सारे के सारे सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। अब हमने प्रोग्रामों को समझने के लिए दोस्तों 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले दोस्तों हम समझने के लिए आता तो पहले एप्लीकेशन है, लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों के ऊपर, ये जो भाग हैं दोस्तों कंप्यूटर के विभिन्न भागों के ऊपर, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। सीपीयू के 3 भाग हो गए दोस्तों, सीयू, मेमोरी और एएलयू। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फुल फॉर्म उनकी पूछी जा सकती है। और मेमोरी दोस्तों, मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम और सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में दोस्तों आगे पढ़ाएंगे मेमोरी के बारे में जब हम बता देंगे, जैसे पंच कार्ड है, पंच पेपर टैप है, मैग्नेटिक टैप है, ड्रम मेमोरी है, बबल मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, उनके बारे में हम बाद में चर्चाएं करेंगे। तो इन सभी उपकरणों के ऊपर कंट्रोल करके इनपुट में जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ओमआर है, ओसीआर है, एमआईसीआर है, जॉयस्टिक्स है, लाइट पेन है, यानी ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं, वे सारे के सारे इनपुट उपकरण कहलाएंगे। आउटपुट में इनपुट देने के पश्चात प्रोसेस होने के बाद जिन उपकरणों के माध्यम से यूजर को परिणाम प्राप्त होते हैं, वे आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर के रूप में कोई छप के आ रहा है, या आवाज़ के रूप में स्पीकर से हमें आवाज़ आ रही है, हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर से मिल रही है, या स्क्रीन के ऊपर हमें कोई फिल्म्स वगैरह या कोई रिजल्ट हमें एक्टिविटी हमें प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, तो ये सारे के सारे उपकरण दोस्तों आउटपुट में आते हैं। यानी जो हमें बाहर दे रहा है वो आउटपुट है, और जो सिस्टम के अंदर ले रहा है वो इनपुट है। एक्टिविटी हो रही है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि ये कई बार ये पूछ भी लिया जाता है कि इनपुट कौन से उपकरण होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं। इसमें विस्तार से दोस्तों हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। अभी तो हम फर्स्ट में ही है, तो ज़्यादा अभी इसमें नहीं उलझेंगे, नहीं तो अपना चैप्टर रह जाएगा यहाँ पे।
तो एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम जो सभी उपकरण के ऊपर कंट्रोल या सामंजस्य स्थापित करके कार्य करते हैं, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के हो जाते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के हो जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक दोस्तों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करता हूँ, ऐसे प्रोग्राम जो कोई एक समय में केवल एक ही कार्य करने में दोस्तों सक्षम होते हैं, उन्हें हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और मल्टी यूजर दोस्तों जो एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं, ठीक है कि नहीं है, मल्टी कार्य करने में सक्षम होते हैं, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इनके दोस्तों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है दोस्तों। अब सिंगल यूजर की मैं बात करूं दोस्तों, जैसे एमएस डोस है दोस्तों, एमएस डोस है, तो एमएस डोस होता है डिस्क ऑपरेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी है दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली कंपनी है दोस्तों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली दुनिया की एमएस। कई बार पूछा भी गया है कि दुनिया की सबसे पहली कंपनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये डोस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। 1960 व 70 के दशक का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान देना दोस्तों, 1960 व 70 के दशक का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको डेवलप किया गया, इसलिए एमएस लगाया गया। एमएस ऑफिस में भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया, जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया दोस्तों, उसमें एमएस लगाया गया, ध्यान रखना आप लोग। सारी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लगातार बने रहें। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सिंगल यूजर के अंतर्गत आता है दोस्तों। इस सिंगल यूजर के अंतर्गत यहाँ पे दो प्रकार के कमांड बताए गए हैं, इसमें एक इंटरनल कमांड होते हैं और एक दोस्तों एक्सटर्नल कमांड होते हैं। तो इंटरनल कमांड ऐसे वे कमांड होते हैं दोस्तों जो डोस में यानी एमएस डोस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। फुल फॉर्म देख लेना दोस्तों, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। डोस में छोटे तथा बहुत प्रयोग में लाए जाने वाले कमांड्स कंप्यूटर की रैम में उपस्थित रहते हैं, यानी बूटिंग के समय ही कंप्यूटर की रैम में उपस्थित रहते हैं, उससे हम कंप्यूटर के इंटरनल कमांड के नाम से जानते हैं। यानी डोस में छोटे तथा बहुत प्रयोग में लाए जाने वाले कमांड्स कंप्यूटर की रैम में बूटिंग के समय ही लोड हो जाते हैं, उन्हें हम इंटरनल कमांड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों एक्सटर्नल कमांड की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल कमांड किसी बाह्य डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या फिर पेन ड्राइव इत्यादि के ऊपर डिपेंड होते हैं दोस्तों। इसमें जैसे कि एक्सकॉपी है या फिर एट्रीव कमांड है, चेक डिस्क कमांड है कि हमारे को पूरी हार्ड डिस्क की डिटेल हमें जांच करनी है, बेड क्लस्टर है कि नहीं है, कितने सी कैपेसिटी है। और इंटरनल कमांड में दोस्तों जैसे कॉपी है, कॉपी कौन है, DIR है, CLS है, ये क्लियर स्क्रीन वगैरह, ये बहुत सारी कमांड हैं दोस्तों। अब बात हमारी आती है दोस्तों, ये तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात आती है? विंडोज की आती है। अब दोस्तों विंडोज के अंतर्गत जैसे मैं बात करूँ, वैसे विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे विंडोज़ 98 भी रहा हुआ है दोस्तों। कौन सा रहा हुआ है? 98 रहा हुआ है। विंडोज़ 98 है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ ME है दोस्तों। ME कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है कि विंडो ME का विस्तारित नाम क्या होता है? मिलेनियम होता है दोस्तों विंडोज़ ME। और विंडो XP भी है दोस्तों। XP में भी दोस्तों काफ़ी वर्जन रहे हैं। XP के कौन कौन से वर्जन है? सर्विस पैक 1 यानी 2001 दोस्तों, सर्विस पैक 2001। XP के 3 वर्जन है, 4 वर्जन है दोस्तों। एक होम एडिशन है, एक सर्विस पैक 2001 है, सर्विस पैक 2002 है, सर्विस पैक 2003 है, ठीक है कि नहीं? इस प्रकार से दोस्तों XP के वर्जन है। फिर दोस्तों 2003 है, इस प्रकार से इसके 3 सर्विस होम एडिशन, सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2 और सर्विस पैक 3 है। फिर दोस्तों विंडो विस्टा आती है। फिर दोस्तों 2007 विंडो आती है। फिर दोस्तों विंडो 2008 आती है, यानी विंडोज सर्वर 2008 आती है। फिर दोस्तों 2010 आती है, जिसको विंडो 10 के नाम से जानते हैं। काफ़ी अच्छी विंडो है। और दोस्तों फिलहाल जो चल रही है वो लेटेस्ट विंडो चल रही है, विंडो 11 चल रही है दोस्तों। बहुत ही शुभ अंक है दोस्तों, 11 विंडो चल रही है दोस्तों। हाँ, लेकिन ये 11 विंडो दोस्तों, उसके लिए जो हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, तभी ये विंडोज़ के ऊपर चल पाएगी दोस्तों। कम से कम 7 जनरेशन का होना चाहिए और i3 प्रोसेसर नॉर्मल रिक्वायरमेंट है दोस्तों इसके लिए,
क्या है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है दोस्तों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। तभी ये इतना हार्डवेयर होगा, तभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे चल पाएगा। एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान दें। आज का अभी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा दोस्तों कंपटीशन में। 11 जो विंडो है, अब लेटेस्ट विंडो है दोस्तों। कौन सी विंडो है? लेटेस्ट विंडो। आपसे पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट विंडो कौन सी है? 11 है। प्रोसेसर फिलहाल कौन सा चल रहा है? कोर i7 11 जनरेशन और 11 विंडो दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, फिलहाल की पोजीशन है दोस्तों। अब बात ये आ रही है, इसके अलावा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और भी हैं, जिससे रेड हैट है दोस्तों, फेडारा है, काली लाइनेक्स है, उबंटू है, ये बहुत सारे दोस्तों विंडोज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हैं उदाहरण हैं, लाइनेक्स वगैरह है। तो अभी कई बार पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, बार बार आता है, RRCAT में तो हमेशा ही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, या निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों ये याद रखना है, MS-DOS सिंगल यूजर के अंतर्गत आता है, और विंडोज में जितने भी हैं सारे के सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग रट लें, बस रट लें कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम याद है तो आपका वो राइट क्वेश्चन हो जाएगा। और जरूर क्वेश्चन आता है दोस्तों, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर से, क्योंकि बात ही पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर के दिल को सॉफ्टवेयर में से क्वेश्चन आया ही आएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हुआ। अब बात आती है दोस्तों एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम डाल देते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है और फॉर्मेट करके नए कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत, तो दोस्तों उसमें जिस भी पार्टी को या जिस भी कंपनी को या जिस भी पर्सनल व्यक्ति को कंप्यूटर लेना है दोस्तों, वह उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोड करवाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंप्यूटर के भागों पर कंट्रोल करने में सामंजस्य स्थापित करता है। अब उस बंदे को काम क्या करना है? अगर उसको अकाउंट का काम करना है तो उसको टैली डलवाना है। अगर उसको कुंडली संबंधित अगर जन्म पत्री बनानी है तो दोस्तों उसको कुंडली सॉफ्टवेयर डलाना है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग की कर रहा है तैयारी के लिए, तो दोस्तों उसको लैंग्वेज चाहिए, जैसे .NET है, CS है, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, कोबोल, कॉल्ड्रा। तो इस प्रकार की जितनी भी लैंग्वेज हैं, C वगैरह, फोक्स प्रो है, RDBMS बोलते हैं जिसको रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सभी की सभी जो लैंग्वेज हैं ये उनके मतलब की हैं दोस्तों। एक बच्चा अगर घर पे ले आता है कंप्यूटर, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे पास गेम होना चाहिए, रोड रेस होना चाहिए, मारियो होना चाहिए। तो यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। किसी को मनोरंजन के लिए लेके आ रहे हैं, उसके अंदर यूट्यूब चला रहे हैं, गेम चला रहे हैं, गेमिंग काम कर रहे हैं ग्राफिक्स में, अगर पर्सनल बिजनेस के लिए लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों ये सारे के सारे जो होंगे ये एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो एप्लीकेशन इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की आवश्यकता अनुसार जिन्हें डेवलप किया जाता है, वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, टैली है, कुंडली है, C लैंग्वेज है, C++ है, या स्पेशल कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है जिसको हम ऐप बोलते हैं। आजकल जो भी अच्छी अच्छी स्कूलें हैं दोस्तों, या बड़ी बड़ी कॉलेजें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं दोस्तों, सभी ने अपनी अपनी एप्लीकेशन बनवा लिए हैं अपनी सुविधा अनुसार। और वे एप्लीकेशन दोस्तों पूरा का पूरा डेटा उस पर रहता है, सर्वर पे रहता है, क्लाउड पे स्टोर रहता है, कभी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती है दोस्तों। उनका बैकअप किसी भी समय लिया जा सकता है, डोंट वरी। इस प्रकार की सुविधाएं दोस्तों आज इस युग में हो रही हैं, इस IT के युग में हो रही हैं दोस्तों। ये होते हैं एप्लीकेशन। अब बात आती है दोस्तों, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों बात आती है यूटिलिटी की। किसकी बात आती है? यूटिलिटी की बात आती है दोस्तों। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी होता है दोस्तों अनुप्रयोग, यानी उपयोगी। वैसे तो क्या होता है?
उपयोगी उपयोगी जो सॉफ्टवेयर बोला गया है दोस्तों, उसको यूटिलिटी बोला गया है। देखो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कंप्यूटर में डाल दिया, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी फाइल करप्ट हो जाती है तो कंप्यूटर नहीं चल पाता है, या एप्लीकेशन में किसी प्रकार की समस्या आ गई तो हम प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते हैं। तो कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई माइनर प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की क्वालिटी मापने के लिए, कंप्यूटर में कोई गुम हुई फाइल को सर्च करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में वायरस आ गया है, वायरस को रिमूव करने के लिए या उसकी क्वालिटी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए दोस्तों हमें उसमें एंटीवायरस लोड करके रखना चाहिए, और एंटीवायरस भी दोस्तों रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पासवर्ड होना चाहिए, समय समय पे उस पासवर्ड को भी दोस्तों चेंज करते रहना चाहिए, और उसको सिस्टम को भी जो एंटीवायरस डलवाया दोस्तों उसको समय समय पे अपडेट करते रहना चाहिए। किसी भाई या आदमी को प्रवेश नहीं देना चाहिए। हमारे सिस्टम में किसी भाई डिस्क का, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं हो, भाई डिस्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस समय वायरस आते हों उन तिथियों को दूषित कंप्यूटरों को बंद रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सावधानी भी आप लोग बरत सकते हैं। उसके बावजूद भी समस्या होती है तो आप यूटिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। ये रही दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात। अब दोस्तों हमारी यहाँ पे आगे बात आ रही है कंप्यूटर की। यहाँ पे अब कंप्यूटर के परिचय की ही बात हो रही थी दोस्तों, अब आगे चल के टॉपिक आया, अब कंप्यूटर का टॉपिक आया है। तो कंप्यूटर के बारे में हमने बता दिया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन ही ड्राइव बाई ह्यूमन इंटेलिजेंस कॉल हर कंप्यूटर दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन में बताया गया है। यहाँ पे 3 भाग बताए गए हैं, कंप्यूटर 3 प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसा आपको बता रखा है, कुछ साफ साफ बुक में भी शो किया गया है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे बुक में शो करवा देता हूँ, RSCIT की फर्स्ट बुक में इसको शो किया गया है कि कंप्यूटर हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर के ही प्रकार बताए गए, न एनालॉग का कोई प्रकार बताया गया न हाइब्रिड का बताया गया दोस्तों। अब दोस्तों बात ये आती है कि एनालॉग से क्या तात्पर्य है। ऐसे कंप्यूटर जो माप कर या नाप कर जो कार्य करते हैं वे एनालॉग के अंतर्गत आते हैं। नापे या मापे से हम काम करेंगे दोस्तों, वो एनालॉग के अंतर्गत आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों जो 0 और 1 के आधार पर जो कार्य करते हैं उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानेंगे? डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानेंगे। इनका बेस दोस्तों 2 होता है। किसी भी संख्या को अगर दोस्तों आप 2 से डिवाइड करोगे तो या तो पूरा पूरा जाएगा तो 0 आएगा, नहीं जाएगा दोस्तों 1 आएगा। तो ये होता है दोस्तों डिजिट होता है, यानी मशीनरी कोड होता है। इसको बाइनरी कोड भी बोलते हैं, मशीनरी कोड भी बोलते हैं दोस्तों। काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन बनता भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 0 और 1 क्या कहलाता है दोस्तों? बाइनरी कोड कहलाता है, मशीनरी कोड कहलाता है। ठीक है कि नहीं है? इसको आप लोग ध्यान रखना, ये डिजिट होता है दोस्तों। और डिजिट आपको पता है दोस्तों, कोड कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइनरी कोड होता है, एक ऑक्टल होता है, एक डेसिमल होता है, एक हेक्साडेसिमल होता है दोस्तों, ध्यान रखना। बाइनरी का बेस 2 होता है जो 0 और 1 होता है दोस्तों। ऑक्टल का बेस 8 होता है दोस्तों, जिसका 0 से लेकर के 0 to 7 तक सीरीज होती है दोस्तों। और इसी प्रकार से दोस्तों डेसिमल का होता है 10 होता है दोस्तों इसका बेस, और 0 to 9 होता है दोस्तों। तो 0 से 9 तक सीरीज दोस्तों 10 हो गया। इस प्रकार से इसका बेस दोस्तों 10 हो गया। और दोस्तों हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो 0 to 9 दोस्तों 10 होता है, और A to F अल्फ़ाबेट में लिया गया 6 होता है। तो 10 + 6 दोस्तों 16 होता है। इस प्रकार से इसका बेस 16 होता है दोस्तों। इस प्रकार से इस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, या कौन कौन सी संख्याएं इसमें शामिल है हेक्साडेसिमल में। 0 to 10 या 1 to 10 या 1 to 10 या 0 to 9 और A to F। इस प्रकार से दोस्तों जो उसी को आप लोग सही मानेंगे। कैसे भी प्रश्न आए दोस्तों आप लोग बने रहें, निश्चिंत रूप से आपको निश्चिंत रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात आती है दोस्तों हमारे यहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है दोस्तों जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला करके, यानी दोनों के जो गुण विद्यमान है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर में विद्यमान है।
दोनों के गुण किस में विद्यमान है? हाइब्रिड कंप्यूटर में विद्यमान है। तो दोस्तों ये लोग आप लोग ध्यान रखें, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण किस में विद्यमान है? हाइब्रिड कंप्यूटर में विद्यमान है। अब दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार के बारे में थोड़ा देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है। तो 4 ही प्रकार होते हैं, आप लोग चौका मार देना, ध्यान रखना। माइक्रो कंप्यूटर, ये फ़ोन की तरह ही होते हैं, लैपटॉप की तरह छोटे साइज़ के होते हैं, हालांकि काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और घरेलू उपयोग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटरों का। मिनी कंप्यूटर दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, बट साइज़ में छोटे होते हैं, और गेमिंग वगैरह के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग लिया जाता है, काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों काफ़ी महंगे कंप्यूटर होते हैं, एक फ्रेम में जुड़े होते हैं, लकड़ी की या स्टील की फ्रेम में जुड़े होने के कारण इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर नाम दिया है दोस्तों, काफ़ी महंगे कंप्यूटर होते हैं। और लास्ट में दोस्तों बात आ रही है हमारी, चौथा जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप की स्पीड से या जो कार्य करते हैं दोस्तों, उन्हें हम सुपर कंप्यूटर के नाम से की श्रेणी में रखते हैं। आजकल तो दोस्तों यानी कि ये मेगा फ्लॉप नहीं, ये तो पेटा फ्लॉप की स्पीड से काम करने में सक्षम है। अगर मैं दोस्तों बात करूं हमारे भारत देश का सुपर कंप्यूटर, हम भारत देश के वासी हैं, तो दोस्तों मैं भारत देश के कंप्यूटर की बात करूं, हमारे भारतवर्ष के कंप्यूटर की बात करूं, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर दोस्तों परम कंप्यूटर है। परम 8000 डेवलप किया गया था दोस्तों, 90 के दशक में दोस्तों इसको डेवलप किया गया था। कब किया गया था? 90 के दशक में दोस्तों इसको डेवलप किया गया था। और दोस्तों ये डॉक्टर विजय भटकर द्वारा CDEC संस्था में इसको डेवलप किया गया था। दोस्तों आप लोग याद रखना, करीबन 30 लाख रुपए की लागत से इसको पुणे में, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी CDEC बोलते हैं दोस्तों। CDEC का पूरा नाम पूछा जा सकता है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है कि नहीं दोस्तों, ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है कि नहीं। इसमें इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, इसको डेवलप किया गया था। परम कंप्यूटर है दोस्तों, ये परम कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर हमारे देश का कौन सा है? परम है। और परम में भी याद रखना दोस्तों, परम 8000 है। परम कौन सा है? प्रारंभ में बाद में आया था 10,000, तो सर्वप्रथम जो कंप्यूटर था कौन सा है? परम 8000 है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसका जो आविष्कार है 1 जुलाई 1991 ईस्वी को किया गया था दोस्तों, परम। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? पूरा नाम भी, परम। परम वैसे दोस्तों संस्कृत का वर्ड है, ये संस्कृत का अक्षर है, कौन सा है? पैरेलल मशीन है दोस्तों, एक श्रृंखलाबद्ध, पैरेलल बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध, पैरेलल मशीन है। और ये संस्कृत का वर्ड है दोस्तों, यानी कि परम का मतलब होता है सबसे ऊंचा, तेज, सबसे ऊपर। क्या होता है? सबसे ऊपर इसको बोला गया है दोस्तों। यानी कि अगर माना जाए तो ऐसा माना जाता है कि एक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान हुआ था दोस्तों, जिसमें 500 देशों में से अपना देश का, यानी भारतवर्ष का जो ये परम 8000 कंप्यूटर था सुपर अपना, उसका 64वां स्थान दर्शाया गया है दोस्तों, बुक में 64वां स्थान दर्शाया गया है। और वैसे ये दूसरे स्थान पे भी रहे हुए हैं प्रोसेसिंग के मामले में, 2 देशों में। तो अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों, अगर वैज्ञानिक कैलकुलेशन के लिए भी सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं, और या फिर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हम जो राडार लगे हुए हैं हमारी सेफ्टी के लिए दोस्तों, वहाँ पे हमारे जितने भी जो इंजीनियर्स हैं और सिक्योरिटी कर रहे हैं बाहर से भी, और मौसम विभाग की जो हमें जानकारी देते हैं दोस्तों, ये सब इसी के द्वारा मिलते हैं। बड़ी से बड़ी जो रिसर्च हो रही हैं आज, IT जो चल रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो चल रहा है दोस्तों, वो इन्हीं के माध्यम से चल रहा है, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से चल रहा है। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे और फास्ट गति से कार्य करने वाले हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया है कि दुनिया के सबसे महंगे कंप्यूटर कौन से होते हैं दोस्तों? मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, मिनी। दोस्तों ध्यान रखना, सुपर सुपर सुपर, ऐसा नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इस प्रकार से। और वैसे मैं बात करूं फिलहाल तो सुपर कंप्यूटर के मामले में या तो फिर दोस्तों अमेरिका रहा है हमेशा, या फिर चीन रहा है। अमेरिका और चीन ने ही बाजी मारी है इनके स्पीड के मामले में। अगर बात करें तो अमेरिका और चीन का ही दबदबा रहा है। लेकिन फिलहाल वर्तमान की बात करें तो 2021 में, यानी कि 2021 के अंतर्गत जापान ने बाजी मारी है दोस्तों। पहली बार जापान का बेहतरीन सुपर कंप्यूटर है फुगाकू कंप्यूटर है दोस्तों, जो 415.5
415.5 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड से कार्य करने में सक्षम है दोस्तों। ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने 415.5 पेटाफ्लॉप की स्पीड से कार्य करने में 2021 में डेवलप किया गया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 2016 के अंतर्गत सनवे ताइहू लाइट था चीन का, लेकिन जिसकी प्रति सेकंड 93 पेटाफ्लॉप की स्पीड थी तकरीबन, और इससे तो लगभग 3 गुना स्पीड है दोस्तों। 2.8 स्पीड ज़्यादा है दोस्तों इसकी जापान वाले की। जापान ने पहली बार दोस्तों बाजी मारी है। और दोस्तों ये 2 साल में एक बार होता है, ये इनका जो कंपटीशन होता है सुपर कंप्यूटर का वो 2 साल में एक बार होता है। तो 2016 का जो लगभग 20 जून के आसपास सनवे ताइहू लाइट बनाया गया था, जिसकी 93 पेटाफ्लॉप की प्रति सेकंड की स्पीड से कार्य करने में सक्षम था। लॉकडाउन से पहले तो दोस्तों इसी का बोलबाला था। उसके बाद अब 2021 में ये फुकाकू आ गया दोस्तों। इसकी 415.5 स्पीड है। तो इस प्रकार से ये इसका सुपर कंप्यूटर का रहा। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पीरियड में हम चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपको सफलताएं मिलें, हमारी यही आशा है। योर IT हब में आपका नए सिरे से फिर वेलकम करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।